हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारे लिए एक बहुत लंबा चैप्टर हो गया, आई नो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसे एक दो दिन में जल्दी खत्म करें ताकि आगे के चैप्टर्स को भी हम लोग जल्दी जल्दी जो है कवर कर पाए, क्योंकि बड़े चैप्टर्स में ना कुछ ये एक दो ही चैप्टर है। जैसे ये है एक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर जो है, ये दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो कुछ बड़े चैप्टर हैं, लेकिन बाकी के चैप्टर्स को हम लोग जो है वो जल्दी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट में ज्यादा कोशिश करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स में भी आप लोगों के लिए जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँ तो आप लोगों को वहां से भी जो है वो क्वेश्चन मिलते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस। हम लोगों ने अब तक जो है इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने जो है स्टार्टिंग करी थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से। हमने स्टार्टिंग की कहां से? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन देखा, 1789 में जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा राइज होने लगी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना स्ट्रांग हुई बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद नेपोलियन आया जिसने इसी भावना को और बढ़ाया। लिबरलिज्म की जो भावना थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया, उसी के चलते अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए। लेकिन नेपोलियन जब हारता है उसके बाद फिर से क्या आ जाता है? कंजर्वेटिव रिजीम आ जाता है। क्या आ जाता है? कंजर्वेटिव रिजीम, जो कि बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होता है ना। उसके बाद क्या होता है? वो लोग एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं ऑस्ट्रिया में, जिसमें बहुत सारे जो फंडामेंटल्स थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, लाइक फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकना, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको वापस से रिस्टोर करना, जहां जहां पर मोनार्की नेपोलियन ने खत्म की थी वो मोनार्कीज को दोबारा से पावर में रिस्टोर करना, ये सारे काम जो है किए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने तो ये कर दिया, लेकिन अब उसके खिलाफ जो है वो रेवोल्यूशनरीज खड़े हो रहे थे। तो हमने उसमें जिउसेppe मैज़री का नाम पढ़ा, जिन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नाम से कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। तो हमने वहां तक जो है सारी चीजें कवर कर ली। अब जो है 15 साल का टाइम पीरियड, 1815 से लेकर 1830 फ्रांस में वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई। लेकिन ये 15 साल के बाद जो हुआ क्या, ये दोबारा से जो है चक्कर घूम गया और दोबारा से लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो दोबारा से पावर में देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो 1830 से लेकर 1848 का ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए। फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ जो फिर बेल्जियम में देखने को मिला बाद में हम लोगों को। उसके बाद ग्रीस में हम लोग देखेंगे। ऐसे बहुत सारी जगह जगह पर, जैसे कि वो कहते हैं ना, वो उसमें ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बस बिल्कुल यही सेम स्टेटमेंट आप लोगों से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ पर फ्रांस में एक बार चिंगारी लगती है और वो चिंगारी आग बन के भड़कती है बाकी के यूरोप में, और वापस से जो है लिबरल नेशनलिस्ट आते हैं, जो अलग अलग जगह पर रिवोल्ट होते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब टॉपिक्स में पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो। तो देखिए, जो सबसे पहली शुरुआत हुई वो हम लोग पढ़ेंगे जुलाई रेवोल्यूशन से, जिसे हम जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांस में हुई। कहाँ पर? फ्रांस में। देखिए, स्टोरी को ना मतलब स्टेप बाय स्टेप याद रखिए कि पहले हाँ ये हुआ था, फिर इस चीज़ का जो परिणाम है वो ये हुआ, इस चीज़ का रिजल्ट जो है वो ये निकल के आया। अगर ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है, उसको हेड किसने किया था। इस तरीके से धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो चीज़ें याद होती जाएंगी। उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोगों को देखने का मिलेगा वो मिलेगा जुलाई 1830 में, जो कि है फ्रांस में। 1830 तक सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। 15 साल तक बर्बन डायनेस्टी जो है बहुत मजे से 15 साल उसने अपना काम किया, चला रही थी शासन को। लेकिन लोगों में जब वो चेंजेस लोगों ने बर्दाश्त नहीं किए कि वापस से जो है उनकी स्वतंत्रता को, उनकी फ्रीडम को, उनसे इक्वालिटी को छीना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह पर लोगों ने रिवोल्ट शुरू किए और शुरुआत होती है जुलाई 1830 में फ्रांस में। यहाँ पर हुआ क्या? इस रिवोल्ट की वजह से जो बर्बन डायनेस्टी थी
जो बर्बन किंग्स को कंजर्वेटिव रेजिम में दोबारा से पावर में रिस्टोर किया था, लिबरल नेशनलिस्ट ने उन्हें दोबारा से उखाड़ के फेंक दिया कि अब आप उठो यहाँ से, आपका टाइम बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से अब। लेकिन उन्होंने क्या किया, चलो तुम लोग राजा बने हो ना, ठीक है तुम राजा बने रहो, लेकिन अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, इसका मतलब ये है कि राजा की जितनी भी पावर्स हैं उन पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बंदिशें होंगी। अब जो भी राजा काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर करेगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन में की जाएगी और राजा पर जो है उसकी पाबंदी होगी, उसकी बंदिशें होंगी। तो वो जो है कर दिया और उसका हेड जो है वो किसको बना दिया, लुई फिलिप को बना दिया। किसको, लुई फिलिप। नाम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जुलाई 1830 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो निकल के आता है कि बर्बन किंग्स जो थे फ्रांस में, उनको दोबारा से उखाड़ के फेंक दिया लिबरल नेशनलिस्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को दोबारा से इंस्टॉल करके लुई फिलिप को क्या कर दिया, उसका हेड बना दिया। ये लुई फिलिप जो है वो बर्बन डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। लुई 15 हुए, 16 हुए, उसके बाद और भी आए, उनमें कजन्स हो गए कुछ ऐसे। तो उसके बाद जो है उसी तरीके से उसी फैमिली से बिलोंग करते हुए लुई फिलिप को जो है उसका हेड बना दिया गया। तो वो क्या होगा, एक तरीके से मान के चलिए बस नाम के राजा हो गए कि आप नाम के राजा हो, आप पर बंदिशें पूरी संविधान की लगी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना में देखा कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए वहां पर सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाया गया। मैंने आपको मैप में बताया था कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है उसमें बेल्जियम को ऐड करके उसे नॉर्थ में जो है वो सेटअप किया गया था, है ना। अब जब फ्रांस में एक आग भड़की, एक चिंगारी निकली, तो उसकी जो आग है, जो चिंगारी है वो ब्रसल्स तक पहुंची और वहां पर भी क्या हुआ, बेल्जियम जो है वो उससे अलग हो गया। बेल्जियम जो है किससे अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो अलग हो गया। उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो अनाउंस कर दिया कि अब हम जो है इस मुनाक के अंडर में नहीं रहेंगे, हम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंडर में नहीं रहेंगे, अब हम एक अलग कंट्री है, हमारी एक स्वतंत्र पहचान है। तो देख रहे हो आप कि मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच रहा है। अब यही नहीं रुकेगा ये, इसके बाद जो है ये पहुँचेगी कहाँ पर, ग्रीस में, ठीक है ना। यूरोप का ही पार्ट वहाँ पहुँचेगी ग्रीस में। ग्रीस जो है, ग्रीक कौन हो गए, ग्रीस में रहने वाले लोग, ग्रीक, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें हुआ क्या, जो ग्रीस है ना, ग्रीस एथेंस सुना होगा जहाँ से ओलंपिक शुरू हुए हैं, है ना। तो ग्रीस में क्या हुआ, वो एक बहुत ही सिविलाइजेशन का हम लोग पार्ट मान के चले, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है। किसको, किसको माना जाता है, ग्रीस को। क्यों माना जाता है कि वहां से जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और जहां से जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उससे एक अलग ही भावनाएं जुड़ी होती है, एक अलग ही सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें आज भी बहुत तवज्जो दी जाती है और बहुत संभाल के उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनसे एक अलग सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो वही सेम चीज जो है वो ग्रीस के साथ थी, लेकिन ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। ग्रीस किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर मान के चलिए आप उसे, इस्लामिक एम्पायर था, काफ़ी बड़ा एम्पायर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, ठीक है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, ग्रीस भी इसका पार्ट जो है वो, इस रेवोल्यूशन का पार्ट जो है वो बन गया। जैसे ही फ्रांस में इस तरह की चिंगारी भड़की तो अब ग्रीक वासी भी बोलने लगे कि हाँ अब हमें भी जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काम करना पड़ेगा। सिविलाइजेशन का पार्ट था वो, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, इसीलिए वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला वेस्टर्न यूरोपियंस का, उन्होंने भी उसे सपोर्ट किया कि हाँ आप आगे चलिए, आप आगे काम करिए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है ना। तो उनको सपोर्ट मिला। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। और जो है फिर 19th सेंचुरी आते आते ये ऑटोमन एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी पावर्स जो है वो कम होने लगी और धीरे धीरे करके एम्पायर जो है वो ख़त्म होता जा रहा। खलीफा वगैरह जो होते हैं ना, उनका एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर जैसे हम लोग बोल के चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। अब देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था जो कब बिगिन हुआ, 1821 में। इसकी स्टार्टिंग हुई 1821 में। आप लोग बोलोगे हम तो पढ़ तो 1830 से रहे हैं, हाँ 30 से पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग
शुरुआत बता रहे हैं हम लोग आपको कि इसकी शुरुआत कब हुई, 1821 में इसकी शुरुआत हुई। और फिर जब नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, वेस्टर्न यूरोपियंस ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन का पार्ट था, तो सारे यूरोप से जो है अब सपोर्ट पहुंचने लगा था, सपोर्ट मिलने लगा था, तो आग जो है वो और ज़्यादा फैलने लगी। और हुआ क्या, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रीक्स वहीं रह रहे हो, जैसे कि हमने देखा कि जिउसेppe मैज़नी अब इटली में नहीं रह रहा था, उसे जो है बाहर जाना पड़ा, बाहर निकाल दिया गया, देश निकाला उसका हो गया, लेकिन वो दूसरी जगह पर रहकर भी क्या सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहा था, इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा था। वही सेम चीज अब ग्रीस में रहने वाले नेशनलिस्ट जरूर थोड़ी ग्रीस में रह रहे होंगे, हो सकता है वो यूरोप के किसी और पार्ट में रह रहे हो, तो वो नेशनलिस्ट वहां रहकर भी जो है वो ग्रीस के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, जो वेस्ट यूरोपियंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्या है सपोर्ट कर रहे थे, हु हैज सिंपैथाइज्ड फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ये सभी लोग किससे जुड़े हुए थे, एंशिएंट ग्रीक कल्चर से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी जगह हैं जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से आप मान के चलिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो वहाँ से जो है आप मान के चलते हैं कि एक भारतीय सभ्यता की, मतलब भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ की जो जगह है ना, उनसे एक अलग सेंटिमेंट्स, एक अलग जुड़ाव जो है वो हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ थी, जो ग्रीक के कल्चर से, जो ग्रीस कल्चर से जो लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने इस इंडिपेंडेंस वॉर को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। क्लियर है। अब उसी में एक नाम जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। कौन, लॉर्ड बायरन। नाम याद रखना है आपको, क्या है, लॉर्ड बायरन। अब मतलब ये सोचिए कि ये कितना ज़्यादा इनके अंदर वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग स्ट्रॉन्ग थी। इन्होंने जो है पैसे इकट्ठा किए, फंड्स इकट्ठा किए और ये वॉर लड़ने के लिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी फीवर से जो है वो डेथ हो गई 1824 में, ठीक है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से फंड्स इकट्ठा किए, लड़ने भी गए लेकिन नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, तो फीवर से इनकी डेथ हो गई 1824 में। नाम याद रखना है आपको, कौन से पोएट थे, दी लॉर्ड बायरन, दी इंग्लिश पोएट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप बोलोगे कि फिर कैसे जो है ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट बना, तो वो इंडिपेंडेंट ऐसे बना, फाइनली जो है वो 1832 में एक ट्रीटी साइन की गई कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिससे क्या हुआ, फाइनली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है। अब आप लोगों ने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ तो आप लोग समझ जाओगे बहुत अच्छे से। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लिबरलिज्म जो था, वो वाली जो फीलिंग थी, वो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। नेपोलियन आया, उसने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको वो मानकर चला। 1815 में 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो वापस से जो है वो कंजर्वेटिव रिजीम आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थी, और उसने जो है क्या किया, जितनी भी मोनार्कीज को नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया था उनको वापस से पावर में रिस्टोर कर दिया। क्लियर है। फ्रेंच के एक्सपेंशन को रोकने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट उसने बना दी फ्रांस के आसपास, और बहुत सारे काम जो है ट्रीटी ऑफ वियना में किए गए, जिसके हेड कौन थे, ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया वियना में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 15 साल तक जो है ये बहुत स्मूथली काम करा हुआ, अच्छे से काम हुआ, लेकिन 1830 में जो दोबारा से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो दोबारा से आ गए। अब इन लिबरल नेशनलिस्ट में कौन से ऐसे लोग थे जो इस तरीके के कामों को कर रहे थे, मतलब कौन से लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि इन रिवॉल्यूशंस में शामिल थे, है ना। वो भी तो एक क्वेश्चन उठता है ना कि कौन से लोग शामिल थे। तो देखिए इसमें जो है एजुकेटेड, मिडिल क्लास, ठीक है, इसके अलावा टीचर्स, स्कूल टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, तो इस तरीके के जितने भी लोग थे ये इन रेवोल्यूशंस में जो है वो शामिल थे। तो इसकी पहली जो झलक है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, फ्रांस में देखने को मिलती है, जो कि है मतलब ये समझिए शुरुआत जो है ना वो फ्रांस से ही हो रही है, सारी चीज़ों की शुरुआत फ्रांस से हो रही है। तो फ्रांस में जो है पहली झलक हमें जुलाई 1830 में देखने को मिलती है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और वहाँ पर जब वो भड़कती है आग तो वो बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से लिबरल नेशनलिस्ट उखाड़ के फेंक देते हैं और उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जो है इंस्टॉल करते हैं, जिसका हेड कौन बनता है, लुई फिलिप,
क्लियर है यहाँ तक? अब जो है उसकी आग भड़की, ब्रसल्स तक पहुंची, जिसने क्या किया, जिसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम को अलग कर दिया और बेल्जियम ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग पहुंचे जो है ग्रीस की तरफ। ग्रीस जो है पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक क्रेडल माना जाता था, उसे पालना माना जाता था कि यहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और जिन लोगों को उस ग्रीस कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, वो लोगों ने अब ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 15th सेंचुरी से ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर क्या था? ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था, खलीफास का एम्पायर था, जिन्होंने काफ़ी सारे यूरोप को जो है कवर किया हुआ था, कुछ अफ्रीका का पार्ट भी जो है वो कवर किया हुआ था। ठीक है, 19th सेंचुरी तक आते आते ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा पावर उसने अपनी लूज कर दी और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, जिसे काफ़ी सारे नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, जो ग्रीस में ना रहकर बाहर रह रहे थे, और जो वेस्टर्न यूरोप के लोग थे उन्होंने भी क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फाइनली जो है ट्रिटी साइन हुई 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल में, और ग्रीस को क्या किया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि 2 वॉर्स का होना, इतनी सारी रिवोल्यूशंस का होना हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या केवल वॉर्स के थ्रू, केवल टेरिटरीज को एक दूसरे से छीनना या फिर उन पर कब्जा करना ही नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, या फिर नेशनलिज्म को दर्शा रहा था, या फिर इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी जिनकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही थी? क्या एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के देशों को जीतना और वॉर्स होना, क्या केवल यहां तक ही चीजें सीमित थी, या फिर इसके अलावा भी कुछ चीजें थी? इस टॉपिक को जो है हम लोग रोमांटिसिज्म में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब हम लोग रोमांटिसिज्म की बात कर लेते हैं। रोमांटिसिज्म यानी कि आईएसएम लग रहा है तो ये एक आइडियोलॉजी है, ये मान के आप चलिए। रोमानीवाद जैसे हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग टेरिटरीज का एक्सपेंशन कर रहे हैं, वॉर्स लड़ रहे हैं, क्या यही चीजें मतलब पर्याप्त है कि आप जो है किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करो या उसकी अपराइजिंग करो? नहीं। यहाँ पर जो है रोमांटिसिज्म का कहना यह है, ये आइडियोलॉजी का मानना यह है कि इसमें कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है रादर देन वॉर्स या फिर आप टेरिटरीज का एक्सपेंशन कर रहे हो उससे ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? तो उन्होंने क्या कहा, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ द नेशन, मतलब नेशन स्टेट का जो आइडिया है उससे स्ट्रॉन्ग करने में किसका, कल्चर का हाथ है। जैसे कि किसके थ्रू, लाइक आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। आज भी जब हम लोग जो है, हम लोगों को कैसे पता चलता है, कोई हमारे सामने जो है पहले के ज़माने की हमारी स्वतंत्रता संग्राम की स्टोरियाँ बताता है, जब हम नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके फोटोज़ देखते हैं, उनसे रिलेटेड आर्ट देखते हैं, तो आज भी हमारे अंदर वो फीलिंग दोबारा से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उन चीज़ों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इस चीज़ को कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो वही चीज़ रोमांटिसिज्म में कही जा रही थी कि हम लोग उस वॉर को लड़ने से ज़्यादा जो है इन चीज़ों से हम लोग ज़्यादा फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर है? रोमांटिसिज्म का मतलब देख लीजिए, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब उस कल्चर के थ्रू, आर्ट के थ्रू किसी के अंदर एक पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करना। अब हम इंडिया की कोई चीज़ है जिसे हम लोग बाहर के किसी देश में देखते हैं, कोई कल्चर है, कोई आर्ट है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है अपने आप। मतलब एक गर्व वाली, एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हम लोग इंडिया से हैं और देखो यहाँ पर जो है इंडिया को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके कल्चर को कितना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। होता है कि नहीं होता? सच सच बताना, होता है ना? तो वही बस सेम चीज़ है। रोमांटिसिज्म जो है उसी चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, इमोशन को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रादर देन वर्ड्स। ठीक है ना? उसके लिए सेंटिमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? तो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स का कहना क्या है? रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ में अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ गलत है। आप हर टाइम साइंस के दम पर हर चीज़ का रीज़न खोजने की कोशिश करो कि भाई इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें उससे ऊपर भी होती हैं।
ठीक है ना। और वो क्या होता है, वो यहाँ पर किसको दे रहे हैं, इमोशंस को दे रहे हैं, इंट्यूशंस को दे रहे हैं, मस्टिकल फीलिंग, जो रहस्यवादी जो एक भावनाएं होती है ना, उनको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और इसके थ्रू वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। उनका कहना यह है कि जब हमारे अंदर एक ऐसी भावना होगी कि हमारी विरासत, हमारा हेरिटेज कॉमन है, हमारा पास्ट, हमारा कल्चरल पास्ट कॉमन है, तो सभी के अंदर जो यूनिटी वाली फीलिंग होगी ना, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूनिटी ये चीज फॉर्म कर सकती है, वो कोई दूसरी चीज फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। फ्रांस के टाइम पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लोगों के लिए हिम्स, कलेक्टिवनेस की फीलिंग के लिए क्या किया जा रहा था, आर्ट्स बनाई जा रही थी, नए सॉन्ग्स, हिम्स बनाए जा रहे थे, ठीक है ना, झंडे वगैरह बनाए गए थे, झंडा जो है एक नया लॉन्च किया गया था, ये सारी चीजें की गई थी, नहीं की गई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी चीज का पार्ट है, आर्ट का पार्ट है, रोमांटिसिज्म का पार्ट है। आज हम लोग सब एक साथ एक ही नेशनल एंथम गाते हैं, तो क्या वो हमारे अंदर एक साझी भावना लेके नहीं आता है, हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है, कलेक्टिवनेस वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती है? बिल्कुल आती है। एक ही झंडे को देखकर जब हम लोग झुकते हैं, तब हमारे अंदर वो फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है कि दैट वी आर इंडियंस। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो इससे थोड़ा जोड़ के देखा करिए। कई बार यहाँ पर क्या होता है ना कि जब देशों के नाम बदल जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही सारी चीज़ों को अपने देश से जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम उस चीज़ से फेमिलियर हैं, यहाँ के नामों से हम फेमिलियर हैं, तो बस उस चीज़ से जोड़ के देखिए और देखिए फटाफट से सारी चीज़ें याद होती है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक जर्मन फिलोसोफर के बारे में बताया गया है, योहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कोई भी जो कल्चर होता है, यहाँ पर जर्मन कल्चर की बात की है लेकिन मैं नॉर्मल बात करती हूँ, कोई भी कल्चर जो है अगर आपको देखना है तो आप जो है वहाँ के कॉमन लोगों से मिलो। आपको अगर किसी भी जगह कल्चर देखना है, आप आई एम फ्रॉम मथुरा, अगर आपको मथुरा के बारे में जानना है तो यहाँ के ब्रजवासियों से मिलिए। मथुरा में, मथुरा के जो वासी हैं उनको ब्रजवासी बोलते हैं, तो आप किसी ब्रजवासी से मिलिए, आपकी मथुरा का जो महिमा मंडल है ना, वो पूरा करके आपको बता देगा कि हाँ मथुरा क्या है और कैसे है, किस लिए है, वो सब कुछ बता देगा। तो आपको किसी जगह के कॉमन कल्चर, उसकी भाषा, उसके संगीत, नृत्य, किसी के बारे में जानना है तो आपको वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। वही सेम चीज़ यहाँ पर जो है योहान गॉटफ्रीड हर्डर कह रहे हैं कि जो जर्मन कल्चर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास वोक। वोक का मतलब होता है पीपल, वोक्स वैगन गाड़ी का नाम है ना, वही वो जर्मन ब्रांड है, ठीक है ना, उसका मतलब होता है पीपल, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो वोगिस्ट है, नेशन की स्पिरिट किसके अंदर होती है, रीजनल डायलेक्ट्स के अंदर होती है, रीजनल डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, उन सभी के अंदर जो है वो आपको वो फीलिंग देखने को मिलेगी और उसी से जो है आप लोगों के अंदर फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लीजिए कि हम लोग पिछले ज़माने की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो हम जो है वापस से उसी टाइम पीरियड में लौटना चाहते हैं। नो, वहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो लोग लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, वो लोग अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं रादर देन किसी और लैंग्वेज से। तो लोगों के अंदर उस नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें उसी भाषा में वो संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी लोगों के अंदर वो फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था। और वही काम जो है वो यहाँ पर रोमांटिसिज्म में आर्ट के थ्रू, पोएट्स के थ्रू जो है वो किया जा रहा था। अब देखिए इंडिया का आप एग्जाम्पल मान के चल रही है, इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश रूल था, लेकिन क्या इंडिया के कॉमन पीपल को इंग्लिश लैंग्वेज आती थी? अब उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, तो क्या उन्हें नेशनलिज्म, जो नेशनल मूवमेंट्स थे उनसे उनको बाहर कर दिया गया और जिनको सिर्फ इंग्लिश आती थी वही लोग जो है उस मूवमेंट का पार्ट रहे थे? अगर ऐसा होता ना तो इंडिया आज तक भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता। वहाँ पर जो है लोगों की जो साझी संस्कृति थी, लोगों की जो भाषाएं थी, वो जैसी थी उनके साथ जो है लोगों के ऊपर काम किया गया, उन्हीं भाषाओं में लोगों को संदेश दिए गए, उन्हीं भाषाओं में लोगों के अंदर उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में कोई एक ही वर्ग नहीं था। यहाँ किसान से लेकर, महिलाओं से लेकर, बच्चे, बूढ़े, सब जो है वो इस नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे, जो कि आप आगे चैप्टर्स में देखोगे। क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैं पोलैंड का एग्जाम्पल देती हूँ।
पोलैंड जो है एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब जो ग्रेट पावर्स थी यूरोप की, प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है, रशिया है, इन लोगों ने क्या किया, पोलैंड को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अपने अंडर ले लिया और पोलैंड नाम की कोई भी जो इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी वो मैप में देखने को नहीं मिलती थी, है ना। सबने जो है बांट बांट के ले लिया। तो इससे क्या हुआ, पोलैंड जो है वो खत्म हो गया। पोलैंड के अंदर जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो खत्म हो गए थे, हो जाते अगर उन सेंटिमेंट्स को जिंदा न रखा जाता तो वो सेंटिमेंट्स जो है किस तरीके से जिंदा रखे गए, म्यूजिक एंड आर्ट के थ्रू उन सेंटिमेंट्स को जो है वो जिंदा रखा गया। और इसमें एक नाम जो है आपको देखने को मिलेगा वो है कैरोल कुरपिंस्की। ये नाम आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने जो रीजनल गाने थे, ओपेरा था, उन सब चीजों के थ्रू इन्होंने क्या किया, वो चीजों को जिंदा रखने की कोशिश की, वो नेशनल सेंटिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की लोगों के अंदर। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन नाम को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आई नो, लेकिन सारे नामों में के बीच आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोमांटिसिज्म में अभी तक आपके सामने जो नाम आए वो कौन कौन से नाम आए आपके सामने? एक जो है हमने देखने को मिला, जर्मन फिलोसोफर थे योहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एक और पोएट के बारे में देखा था, लॉर्ड बायरन के बारे में, जो कि इंग्लिश पोएट थे, जो हमने ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखे थे, ठीक है। और एक और आ गया कैरोल कुरपिंस्की, ठीक है। ये तीन नाम जो है वो अभी तक हमने रोमांटिसिज्म में देखने की कोशिश की है। आई नो, मुझे भी याद नहीं होते एक बार में, ठीक है, किसी को भी याद नहीं होंगे एक बार में, लेकिन 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली जो है वो याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा लैंग्वेज भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, है ना। किसी भी नेशन स्टेट, लैंग्वेज तो मतलब ये समझ के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में भी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में भी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि भारत में कौन सी लैंग्वेज को माना जाए, किस लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज माना जाए। लेकिन फिर भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी, सबको जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना गया, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। लैंग्वेज की वजह से इंडिया के सदर्न पार्ट में इतने सारे जो है लोगों ने रिवोल्ट क्रिएट किए, है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने में, ठीक है ना। जब हम लोग अपने हिंदी में कुछ चीज़ सुनते हैं तो जिनको हिंदी नहीं समझ आती उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो अपनी जो भाषाएं हैं ना, उसमें जब किसी को कोई चीज़ समझाई जाती है, अपनी लोकल लैंग्वेज में जब किसी को कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो उसे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता है। क्लियर है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज, यहाँ भी आप लोगों को पोलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है। किसका? पोलैंड का। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेट पावर्स ने उसको पूरी तरीके से विखंडित कर दिया और आधे पार्ट्स पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया। हुआ क्या, पोलैंड का वो पार्ट जिस पर रशियन एम्पायर ने क्या किया हुआ था, कब्जा जमा के रखा हुआ था, उस पार्ट पर क्या किया, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की और सभी जगह से पॉलिश लैंग्वेज को पूरी तरीके से हटा दिया गया। मतलब वो कर रहे थे कि आप रशियन ही बोलो, रशिया में ही लिखो, सब कुछ रशियन लैंग्वेज में करो, पॉलिश लैंग्वेज को वहां से क्या किया गया, हटा दिया गया। The Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. Russian language को थोपा जाने लगा हर जगह पे। श्रीलंका में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो तमिलियंस के साथ यही कर रही थी, है कि नहीं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी कि जहाँ पर आप लैंग्वेजों को थोपने का काम करोगे ना, वहाँ पर रिवोल्ट ज़रूर भड़केंगे। अगर आप लोगों की लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ करोगे तो लोग फिर बाकी चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह हो गया रशिया के खिलाफ, रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया के रूल के खिलाफ, और उसको जो है क्या किया गया, कुचल दिया गया। लेकिन जो रशियन आर्मी थी उसने इस रिवोल्ट को क्या कर दिया, रिवोल्ट को जो है वो कुचल दिया। हुआ क्या, अब लोग क्या कर रहे थे, लोगों ने कहा कि आपने हमें पॉलिश लैंग्वेज बोलने से मना किया है ना, लेकिन हम भी नहीं सुनेंगे। तो जो भी चर्च की गैदरिंग्स होती थी, चर्च में जो भी प्रेयर्स की जाती थी, वो सभी किस में की जाती थी, पॉलिश लैंग्वेज में की जाती थी। और लोगों को लेकिन फिर भी रोका जाने लगा। फिर लास्ट में 1831 में आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो उसको भी जो है क्या किया, उसको भी पूरी तरीके से दबा दिया गया। लेकिन many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance.
लोगों ने अब उस भाषा को ही जो है वो अपना हथियार बना लिया और उसी भाषा में लोग जो है वो रशियन एम्पायर को जवाब देने लगे कि आप हमें हमारी भाषा बोलने से नहीं रोक सकते, हम अपनी भाषा में ही बोलेंगे और अपनी भाषा का ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो एक भाषा, एक लैंग्वेज थी, वो लोगों के नेशनल सेंटिमेंट का एक सिंबल बन गई और लोगों के लिए एक वेपन बन गई। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? समझ में आ गया है आप लोगों को? आई होप कि रोमांटिसिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई हो। आप जो है वो आपसे पूछे व्हाट इज रोमांटिसिज्म, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सबसे पहले आप रोमांटिसिज्म की एक डेफिनेशन दे सकते हो कि ये कल्चरल थॉट है जहाँ पर हम लोग आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इन सबको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन कि नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वॉर्ड्स या टेरिटरीज का एक्सपेंशन करें। इमोशंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हडर के बारे में आप लोग बता सकते हो कि इन्होंने कैसे दासवोग की बात करी, कैसे वोगिस्ट की बात करी, कैसे जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंस को लेकर बात की। पोलैंड में आप जो है पोलैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो। पोलैंड को ग्रेट पावर्स ने क्या किया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसकी जो सेंटिमेंट्स थे वो किस में जिंदा रहे, वो किसकी वजह से जिंदा रहे, वो जिंदा रहे म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, उनके थ्रू जो है वो जिंदा रहे, जिसमें एक नाम कैरोल कुरपिंस्की का नाम जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में फिर आप लोग लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे सकते हो। लैंग्वेज में फिर आप पॉलिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे के अपनी बात को पूरा कर सकते हो। क्लियर है? सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड मेरे पास कल एक कमेंट आया था जूली का, जिन्होंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के बारे में बात की है। जूली, आपको आज की इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली जो है सारे वीडियोज़ को एक साथ एक प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, आप लोग इस सभी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते हो और मुझे एक नई इंस्पिरेशन मिलती है एक नई वीडियो बनाने की। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।